बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुल्तान पुरानी कचहरी के कदीमी मालखाने से खजाना मिलने का ये मामला है। सील किए गए मालखाने के कमरे को दोबारा खोल दिया गया। जिला इंतजामिया, महकमा आसार कदीमा और इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कमरे से निकलने वाले माल की गिनती जारी है। तो आपको बता रहे हैं मुल्तान पुरानी कचहरी के कदीमी मालखाने से खजाना मिलने का ये मामला है। सील किए गए मालखाने के कमरे को दोबारा खोल दिया गया है, जबकि जिला इंतजामिया, महकमा आसार कदीमा और इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कमरे से निकलने वाले माल की गिनती जारी है। तो आपको बता रहे हैं मुल्तान पुरानी कचहरी के कदीमी मालखाने से खजाना मिलने का ये मामला है। सील किए गए मालखाने के कमरे को दोबारा खोल दिया गया है। जिला इंतजामिया, महकमा आसार कदीमा और इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कमरे से निकलने वाले माल की गिनती की जा रही है। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया नुमाइंदा रूही महार इमरान ने। जी महार इमरान, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर बात करें तो हम इस वक्त ज़िला कचहरी के मालखाना के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे जो मीडिया पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है कि अंदर नहीं जा सकते, और साथ ही जो आम आवाम है या दीगर जो लोग हैं, मेरा कैमरामैन यहाँ पे दिखाए तो ये मालखाना है और पुलिस की काफ़ी सिक्योरिटी जो है उस मालखाना के बाहर मौजूद है। और यहाँ हम लोगों से भी जानेंगे। उससे पहले बताते चलें कि ये मालखाना जो है तकरीबन 60-70 साल से इस दरवाज़ा इस कमरे का नहीं खोला गया था। जब ये जगह गिराने लगे तो फिर पता चला कि इसके अंदर जो है वो सोना है, जिसके बाद सील कर दिया गया था। और अब सील को जो इस तरह सील इसको खोला गया और इसमें आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, लाहौर आसार कदीमा के लोग लाहौर से आए थे, जुडिशरी से सिविल जज इमरान आबिद हैं और ज़िला इंतज़ामिया से असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में यहाँ पे जो अंदर माल की गिनती का अमल जारी है। और इनका ये कहना है कि जो जब मुकम्मल हो जाएगी गिनती तो उसके बाद जो है हम बताएंगे कि कितना सोना और कितने जवाहरात जो है वो निकले हैं। लोगों से भी हमने बात की थी जो गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे मौजूद थे। सदर बार का ये कहना था कि अंदर से बिस्कट, जेवरात, ज्वेलरी, कांटे, पाजेबें और इस तरह की चीज़ें जो है वो निकली हैं। नवादरात भी मौजूद थे और इस तरह की जो चीज़ें हैं। आप बताइएगा कि क्या कहेंगे इस मालखाना से, क्या सुन रहे हैं लोग, क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि इसमें मूर्ति और बहुत पुराने जेवरात वगैरह हैं। ये उन लोगों के हैं जिन पे FIR हुई थी या लगान थे, जो अंग्रेज़ों ने इकट्ठे किसी एक मालखाने में रख दिए थे। अब उसको किसी को मालूम नहीं था, अंग्रेज़ किसी को बता कर नहीं गए। जब इसे खोदा गया तो वहाँ जेवरात वगैरह निकले, लेकिन इसे बजरिया कैमरे के साथ दिखाना चाहिए ताकि उसमें कोई रद्दो बदल ना हो सके। कोई अदारा यहाँ देखने आए हुए हैं, अंदर आपको जाने दे रहे हैं? नहीं जाने दे रहे। जी बिल्कुल, यहाँ लोग मौजूद हैं, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ताहम यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और वो जो कमेटी में शामिल हैं जो इनको देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि जैसे ही गिनती मुकम्मल होगी तो प्रेस रिलीज जारी की जाएगी, जिसमें जो बताया जाएगा कि कितना खजाना और क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं। जी, प्रेस रिलीज जारी की जाएगी और बताया जाएगा कि कितना खजाना मिला है। मालखाने से माल मुकदमा बरामद हुआ है। गिनती का अमल आज से दोबारा शुरू किया जाएगा। महार इमरान, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल IG जनूबी पंजाब इनाम गनी की रहीम यार खान अहमद DPO ऑफिस पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एडिशनल IG ने DPO ऑफिस में कंट्रोल रूम, सेफ सिटी प्रोजेक्ट और खिदमत मरकज का दौरा किया। इसी बारे में मजीद आपको बताएंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, अपडेट कीजिएगा। एडिशनल IG जनूबी पंजाब इनाम गनी रहीम यार खान पहुंचे तो उनका इस्तकबाल RPO बहावलपुर ज़ुबैर अहमद ऋषिक और DPO मुंतजर मेहंदी ने किया। उनको चाको चौबंद पुलिस के दस्ते ने सलामी भी पेश की। इनाम गनी साहब, पहले तो रहीम यार खान में आपको आमद का खुश आमदीद कहते हैं, तो कैसा पाया आपने रहीम यार खान? आपने विजिट किया, आपने कंट्रोल रूम देखा और रहीम यार खान में अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो मॉनिटरिंग सिस्टम कायम किया गया है उसको आपने कैसा पाया? बहुत अच्छा है और हमारी खुशकिस्मती है रहीम यार खान के ज़िले की और जो हमारा बहावलपुर रीजन है। वी हैव वेरी गुड ऑफिसर्स हेयर, बहुत अच्छे आपके पास RPO, बड़े प्रोफेशनल आपके पास DPO है। और जिस तरीके से इन्होंने इसको इम्प्रूव किया है दोनों लिहाज से, मतलब रहने रिहाइश, ये जो टाइलिंग वगैरह, फिर प्रोफेशनली जो इन्होंने कंट्रोल रूम बनाया है बहुत अच्छे तरीके से। मैं तो ज़्यादातर पंजाब में मैंने देखे और इतने प्रोफेशनली चलाया जाने वाला कंट्रोल रूम हमारे पास, दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। सो बड़ी खुशी की बात है। और खिदमत मरकज़ जो यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है
یہ بھی بڑا اچھا ایک سٹیپ ہے. نارملی یہ ڈی پی او آفس سے باہر ہوتا ہے اور جب لوگ جاتے ہیں ڈی پی او کے پاس یا اس کے آفس کسی کام سے تو وہ کہتے ہیں خدمت مرکز چلے جاؤ, جو کہ نارملی باہر ہوتا ہے. یہاں پہ اندر ہے اور بہت زیادہ لوگوں کی, ابھی جیسے مجھے وہ بتا رہے تھے کہ کوئی 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی یہ خدمت کر چکے ہیں. سو بہت اچھے سٹیپس ہیں. آج کا دن میرا رحیم یار خان میں ہی ہے. میں باقی پورا شہر بھی دیکھوں گا اور یہاں میرے وزٹس بھی ہیں اور مجھے امید ہے کہ جتنے اچھے طریقے سے ڈی پی او آفس انہوں نے آرگنائز کیا ہے باقی ان کا کام بھی اتنا بہتر طریقے سے ہی ہوگا. رحیم یار خان ان شہروں میں شامل ہے جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آج موسم بھی بہت اچھا, آپ کی آمد کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے, تو سمجھتے ہیں آپ کی یہ تعیناتی پولیسنگ کے حوالے سے کیسے بہتر ہوگی؟ سر رحیم یار خان میں موسم تو بہتر ہو گیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ڈسٹینس اب میٹر نہیں کرتا اس زمانے میں. کمیونیکیشن جو لائنز بن گئی ہیں, سڑکیں ہیں, سارا کچھ ہے. سو لاہور اور اس میں رحیم یار خان اور ملتان یا ملتان اور لاہور یا رحیم یار خان اور لاہور میں فاصلہ اتنا نہیں ہے, پرائیورٹیز کا فرق آتا ہے. جو افسر بیٹھے ہوئے, میں خود سی پی او میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے لیے رحیم یار خان 36 اضلاع میں سے ایک ضلع تھا. اب جب میں ملتان میں بیٹھا ہوں تو یہ 11 میں سے ایک ہے. اور آپ دیکھیں کہ میں یہ جب ابھی محرم میں نکلا ہوں تو سب سے پہلے میں رحیم یار خان ہی آیا ہوں اور یہی ہمارا الٹیمیٹلی ایم تھا کہ ہر ضلع کو اس کے برابر امپورٹنس ملے, پرائیورٹی ملے اور ٹائم ملے. اور رحیم یار خان کے لوگوں کو, یہاں کے پولیس آفیسرز آفیشلز کو انشاءاللہ پرائیورٹی پہ ٹائم ملے گا. ان کے مسائل ہم ساؤتھ میں ہی ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے لیے ریسورسز بھی ہم زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کریں گے بیکاز ہماری جو زیادہ ایک طرح سے کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ساؤتھ پنجاب کے لیے زیادہ سے زیادہ ہیومن ریسورس لیا جائے, اسلحہ لیا جائے, گاڑیاں لی جائیں, پھر بجٹ میں حصہ لیا جائے, جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں حصہ لیا جائے. تو مجھے امید ہے کہ یہ آفس جو ہے ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کا, یہ اس میں بڑا معاون ثابت ہوگا. چیزوں کو بہتر طور پر مانیٹر سپروائز. ایڈیشنل آئی جی نے خدمت مرکز کا دورہ کیا ہے. بیورو چیف آسم صدیق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. اب کچھ بات کرتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے. شہر اولیہ میں ڈینگی کا خطرہ بڑھنے لگا. محکمہ صحت کی جانب سے ڈینگی کے حوالے سے ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا. شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کی گئی ہے. کباڑ خانوں, مختلف گودام سمیت 12 پراپرٹیز مالکان کو آخری نوٹسز جاری کیے گئے. آپ کو بتا رہے ہیں شہر اولیہ میں ڈینگی کا خطرہ. محکمہ صحت کی جانب سے ڈینگی کے حوالے سے ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا گیا. ملتان میں بارش کے باعث متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے. فیڈرز نیو ملتان, جیل روڈ, قصبہ مرل اور شاہ رکن عالم کے علاقوں میں ٹرپ ہوئے. فیڈرز ٹرپ کرنے سے متعدد علاقوں میں بجلی غائب, شہریوں کو پریشانی کا سامنا, جبکہ بجلی کی بحالی کا کام جاری ہے. ملک بھر میں حالیہ شدید بارشوں کے باعث ریلوے سسٹم بھی جواب دے گیا. ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کی مسافر ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہو گیا ہے. کراچی ڈویژن کا ریلوے ٹریک پر سیلابی صورتحال کے باعث ملتان ڈویژن کا ٹرین شیڈول بری طرح متاثر ہے. کراچی اور لاہور کے درمیان چلنے والی ٹرینیں 1 سے 13 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہیں, جبکہ کراچی سے آنے والی شالیمار ایکسپریس 13, علامہ اقبال ایکسپریس 12 گھنٹے 30 منٹ اور ملت ایکسپریس 12 گھنٹے تاخیر کا شکار. تیزگام ایکسپریس 11 گھنٹے 30 منٹ, عوام ایکسپریس 8 گھنٹے 30 منٹ, رحمان بابا, سر سید, فرید ایکسپریس بھی 8 گھنٹے تاخیر کا شکار. شاہ حسین 7 گھنٹے, پاکستان ایکسپریس اور خیبر میل ایکسپریس 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں. آپ کو بتائیں دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے. ضلع ملتان کی حدود میں دریا سے ملحقہ نشیبی علاقوں میں کاشت, چارہ, گنا اور سبزیوں کی فصل متاثر ہونے کا امکان ہے. پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دریائے چناب میں اس وقت 50,000 کیوسک پانی بہہ رہا ہے. اسی بارے میں مزید بات کریں گے رضا ملک سے. رضا بتائے گا. بالکل, بھارتی آبی جاریت کے بعد جو دریائے چناب ہے اس میں جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہے. دریائے چناب میں اس وقت ضلع ملتان کی حدود میں لگ بھگ 60,000 کیوسک پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہے. اس وقت جو بالکل نشیبی آبادیاں ہیں, جو دریا سے ملحقہ آبادیاں ہیں, وہاں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ انتظامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی سیلابی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو ہے یہاں بارش کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور پانی کی سطح میں بھی
जो है वो इजाफा देखने को आ रहा है। 126 किलोमीटर तवील जो दरियाई पट्टी है जो जलालपुर पीरवाला तक जाती है या कबीरवाला से शुरू होकर उसके साथ साथ जो 123 से ज्यादा मवाज़ियात हैं जिनको मुमकिन तौर पर किसी भी सैलाबी सूरत हाल से उनके मुतासर होने का इम्कान पैदा हो गया। इस वाले से ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि तमाम तर जो इंतज़ामिया है वो अलर्ट है, सैलाबी किसी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र उनकी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं। और अब जो दरिया में पानी की सतह बुलंद होने से जो आबादी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो मुंतकिल हो रही हैं खुश्क आबादी की तरफ, जहाँ जहाँ दरिया से क्योंकि मुसलसल जो पानी की सतह है वो बुलंद होती जा रही है और इसका सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि इंतजामिया का यही कहना है इंतजामिया अलर्ट है, सैलाब का खदशा नहीं है। रजा मलिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान में होने वाली बारिश के दौरान वासा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन डिविजन्स में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है। मुतल्लिका अफसरान फौरी तौर पर फील्ड में तलब कर लिए गए, जबकि रोड्स मेट्रो रूट से पानी निकालने का अमल जल्द शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। एमडी वासा मुश्ताक अहमद खान का तमाम डिस्पोजल स्टेशनों को फुल कैपेसिटी पर चलाने का हुक्म। कहते हैं लोड शेडिंग की सूरत में डिस्पोजल स्टेशंस को जनरेटर्स पर चलाया जाए। पानी की निकास तक अफसरान फील्ड में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। तो आपको बता रहे हैं मुल्तान में होने वाली बारिश के दौरान वासा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब बहावलपुर में आज महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की है, जबकि गुज़िश्ता शब भी हल्की बारिश रिपोर्ट हुई है। इसी बारे में मजीद हमें बताएंगे अतर लाशारी। अतर बताएगा। जी बिल्कुल, ऐसे कि बहावलपुर में बात करें बारिश के हवाले से तो गुज़िश्ता शब भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई और आज भी महकमा मौसमियात ने कहा हुआ है कि बारिश का सिलसिला जो है वो रहेगा बहावलपुर में। और इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जो है वो रिपोर्ट हो रही है। और महकमा मौसमियात का इस हवाले से ये कहना है कि काश्तकार भाइयों ने 2-3 चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना है। एक तो ये कि अगर ज़्यादा बारिश होती है तो अपनी फसल में कुछ 6 से 8 घंटे से ज़्यादा पानी जो है वो जमा ना होने दें, उसकी निकासी का बंदोबस्त करें, वरना वो नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा ये कि इस मौसम में क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो खाद के किसी भी खाद के जो है वो इस्तेमाल से ख़ास तौर पर जो है वो उसको कुछ दिन जो है वो ठहर जाएं। दूसरा ये है कि जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्प्रे कर रहे हैं, तो उसके हवाले से भी है कि स्प्रे भी इस मौसम में जो है वो काश्तकारों को फसल का खास ख्याल रखना है। अतर लाशारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं मियांवाली का, जहां पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिशी पानी के बायस कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद हमें बता रहे हैं अख्तर मजहास। अख्तर बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, मियांवाली में जो बारिशी सिलसिला है वो पहुंच चुका है और यहाँ मियांवाली में बारिश है और महकमा मौसमियात के मुताबिक रात 10 बजे तक वक्फे के साथ बारिश जारी रहेगी। बारिश के जो पहले इफेक्ट मियांवाली में शुरू होते हैं वो होते हैं अंडरपास पर। कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास जो है वो बारिश की वजह से बंद हो चुका है। ट्रैफिक की रवानी जो है इस वजह से मुतासिर हो चुकी है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। दसाओ जी क्या अक्सो अंडरपास बंद थी? अंडरपास ट्रैफिक बंद हो गई जी सारी, आवाम की बड़ी मुश्किलात हैं जी। इधर कोई सोचना चाहिए आवाम तो सर क्या अक्सो जी? रस्ते बंद हो गए जी, इसका बड़ा प्रॉब्लम है। ये पानी की भरी खलोनी है, मोटरसाइकिल कार कोई चिंची वगैरह नहीं गुजर सकती। साइडा न कोई निगासी का निजाम को नहीं, साइडा न उजरा तो कोई शह नहीं लंघ सकती। रास्ता बिल्कुल ब्लॉक थी, पैदल वाला नहीं लंघ सकता। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अख्तर मजाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मूसलाधार बारिश जारी है। तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। रहीम यार खान शहर और गिरदनवा में वक्फे से सुबह सवेरे से ही कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशों का एक सिलसिला जारी है। शानदार बारिशों की इनिंग्स हैं जिसे शहरी जो है खूब एंजॉय कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम यार खान शहर और गिरदनवा में आज कम से कम दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है 32 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है जिसके बायस मौसम जो है मजेदार बन चुका है, सुहाना बन चुका है। और रहीम यार खान के जो शहरी जो आज से 3 से 4 दिन पहले जो है शदीद गर्मी का सामना कर रहे थे, ऐसा लगता था कि सूरज सवा नेजे पर है और सूरज का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गर्मी के सताए हुए शहरियों का ऐसे मौसम के साथ लगता है कि कोई अजीब ही लतीफ रिश्ता है कि शहरियों की जो खुशी है वो दीदनी है, चेहरे
चेहरे खिलखिला उठे हैं और एक बाहर निकलने का मौसम भी बन चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर और गिरदनवा में आइंदा 24 घंटों में शहर का मौसम खुशगवार है। आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पर हल्की रिमझिम जारी है, मौसम खुशगवार हो गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे जुनेद अनवर से। जुनेद बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के अंदर हल्की रिमझिम के बाद जो है मौसम जो है वो इससे खुशगवार हो गया है और जो मुल्तानी है वो मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए जो इकट्ठे हो गए हैं, दोस्त जो है गपशप लगा रहे हैं। बात भी करेंगे, इस वक्त हम एक से हाजी सजाद सियाल के डेरे पे मौजूद है, उनसे बात भी करेंगे। हाजी साहब, कैसे देखते हैं कि मुल्तान के अंदर मौसम जो है खुशगवार है, दोस्तों के साथ जो है वो गपशप कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह ताला दी रहमत बरसी है, बड़ा मौसम खुशगवार थी गए साढ़े मुल्तान वास्ते ये मौसम बड़ा दिल लगदे, बड़ा दिल खुशी दे। आज दोस्त इकट्ठे थे बैठे और इंजॉय करे बैठे हैं और गपशप लेने बैठे और यूँ समझा आज घर के बाहर एक खूबसूरत मौसम का इंजॉय करें। मौसम को एंजॉय कर रहे हैं जी, चाय की चुस्कियां भी चल रही हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, आज जैसे मुल्तान का मौसम है ये तकरीबन बहुत कम ही इस तरह का देखने को मिलता है, क्योंकि मुल्तान में अक्सर गर्मी रहती है, लेकिन माशाल्लाह आज बहुत खूबसूरत मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं, साथ चाय की चुस्की, दोस्त यार अहबाब सब इकट्ठे हैं। अल्लाह पाक हमेशा रहमत करे मुल्तान पे सब पर। जी, सब दोस्त अहबाब इकट्ठे हैं, मजीद भी बात करेंगे। आप क्या कहते हैं जी? चाय की चुस्कियां चल रही हैं, गपशप भी हो रही है, सियासी गपशप भी हो रही है, क्या जी? बेहतरीन माशाल्लाह, आज जी सियाल के घर में माशाल्लाह जी महफिल लगी हुई है, यार दोस्त सब भी इकट्ठे हैं माशाल्लाह जी। बेहतरीन मौसम है मुल्तान का। बेहतरीन मौसम है जी मुल्तान का, आप क्या कहेंगे जी? मौसम खुशगवार है, शहरी एंजॉय कर रहे हैं, दोस्त अहबाब गपशप लगा रहे हैं। जुनेद अनवर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, विहाड़ी में 2 साल कबल बनने वाली लाइब्रेरी भूत बंगले में तब्दील। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली लाइब्रेरी का पंजाब आईटी बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। डीएसओ शफीकुर रहमान कहते हैं, पंजाब आईटी बोर्ड ने 2 साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर चार्ज छोड़ दिया है। इसी बारे में मजीद हम बात करेंगे हाफिज साले मोहम्मद से। साले बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं विहाड़ी खुर्शीद अनवर स्टेडियम में, जहां पे ई लाइब्रेरी 2 साल कबल बनाई गई थी, जो पंजाब भर के अंदर तकरीबन 20 के करीब ई लाइब्रेरीज बनाई गई थी। करोड़ों रुपए की लागत से ये बनने वाली ई लाइब्रेरी इस वक्त उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ से अमला जो है वो बुलवा लिया गया। अब ये ई लाइब्रेरी बिल्कुल बंद है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर शफीकुर रहमान खटक हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, ई लाइब्रेरी इस वक्त जो है वो लोगों की सहूलियात के लिए ये बनाई गई थी ताकि लोग यहाँ पे मुतालिया कर सकें, लोगों को इस्तिफादा हासिल हो सके। अब ये बंद कर दी गई है, तो कैसे अब ये मामला सारे चले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिहाड़ी उन चंद अजला में खुशकिस्मत अजला में शामिल है जिसमें ई लाइब्रेरी जो है वो चल रही है, बनाई है हमारे डिपार्टमेंट ने। इससे पहले इसको पीआईटीबी जो है वो इसको चला रही थी, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया 30 जून को। तो अब महकमे की हिदायत के मुताबिक हर डीएसओज ने इसको टेक ओवर कर लिया फिज़िकली, तो इसके लिए एसओपीज़ वगैरह बन रही हैं। तो जिस तरह जैसे ही हमारी हायर अथॉरिटी जो है इसके बारे में कोई डिसीजन करेगी तो इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, डीएसओ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हायर अथॉरिटीज। लाइब्रेरी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैपको मोहसिन रजा का डीजी खान का दौरा। एसई मैपको, एक्सीएन मैपको मुमताज सोलंकी और दीगर की जानिब से दफ्तर में इस्तकबाल किया गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताएगा। जी बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैपको की जानिब से आज डीजी खान का दौरा किया गया है और डीजी खान मैपको ऑफिस में यहाँ पर उन्होंने पौधा भी लगाया है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे हम बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, बताइएगा आज के आपके विजिट के हवाले से क्या तरजीहात करने जा रहे हैं मैपको में, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, बेसिकली सबसे पहले प्रायोरिटीज़ हैं कि कंज्यूमर को फैसिलिटेट किस तरह से करना है। हमारी जो कंपनी है, हम बिजली बेचते हैं और अगर ख़रीदार को हम सहूलतें देंगे तो वो भी कंफर्टेबल होगा। हम यहाँ पे, और सेकंड प्रायोरिटी मेरी जो है वो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ है। बड़ा वाज़ेह पैगाम है और मैं उसमें मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें हमारा साथ दें। जो असल बिजली चोर हैं उनको पकड़ें। अगर हम असल बिजली चोरों को पकड़ेंगे तो जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं वो फैसिलिटेट होंगे।
जब बिजली चोरी कम होगी, डेफिनेटली लोड शेडिंग कम होगी। जब लोड शेडिंग कम होगी, यही प्रायोरिटी गवर्नमेंट की है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है कि हमने कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देनी है और बिजली चोरों का खिलाफ मुहासबा करना है। तो बिल्कुल जो बिजली चोरों के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे ये सिपाही हैं, आपने इनका जज्बा देखा है, ये काम करना चाहते हैं, इनको सिर्फ एक गाइडेंस और इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला वो हम सारे मैनेजमेंट भी, हम ऑफिसर्स भी मुहैया करेंगे और जो भी कमी बेशी है हमारे काम में रिगार्डिंग के हमारे कोई जो अपग्रेडेशन ऑफ लाइंस हैं, ग्रिड्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, हमने उसको भी करना है और प्रायोरिटी पे सबसे बढ़ के कंज्यूमर को जल्दी से जल्दी कनेक्शन भी देना है। जी बिल्कुल, कंज्यूमर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताते हैं खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ छीना का कैडेट कॉलेज का दौरा। कैडेट कॉलेज में जारी तरक्याती कामों के मटेरियल को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ छीना का कहना था कि नाकिस मटेरियल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताएं, मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र जनूबी पंजाब भर में मोबाइल सर्विस बंद होगी। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस 7 मुहर्रमुल हराम से बंद कर दी जाएगी, जो 10 मुहर्रम को रात 10 बजे खोली जाएगी। जिला भक्कर में 7 मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक मुख्तलिफ औकातकार में सर्विस बंद रहेगी। दरिया खान में 10 मुहर्रमुल हराम को सुबह 9 बजे से 8 बजे तक सर्विस बंद रहेगी। मुल्तान में 9 मुहर्रमुल हराम को मुमताजाबाद, 10 मुहर्रमुल हराम को मुल्तान शहर, सूरज मियानी, जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद में सर्विस बंद रहेगी। लोधरा में 10 मुहर्रम को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सर्विस बंद रहेगी। मियांवाली, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया में मुख्तलिफ औकात में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी, जबकि बहावलपुर में 9 और 10 मुहर्रम को सिटी सर्कल और अहमदपुर में मुकम्मल मोबाइल सर्विस बंद होगी। अभी आपको बताते हैं, एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनाम गनी रहीम या खान के दौरा के मौके पर प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें भेजा गया कि जी आप लोग जाएं और आप सारा कुछ एस्टैब्लिश करें, ना सिर्फ ये एस्टैब्लिश करें बल्कि इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस वो भी आप बनाएं और सारा कुछ एक इंस्टीट्यूशन को आपने बनाना है। मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत का और आईजी साहब का कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी दे। और कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी अपनी पुलिस फोर्स की मेरे साथ सपोर्ट हो, हुकूमत की सपोर्ट हो, अवाम की सपोर्ट हो और मीडिया की सपोर्ट हो। जहाँ पर भी मैं गया हूँ वहाँ पे जब अपने अफसरों से मिलने के बाद दूसरी मीटिंग हमेशा मैंने मीडिया के साथ रखी है, बिकॉज मेरा ये बड़ा फर्म बिलीफ है कि मीडिया जो है और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो अब जिन हालात में है प्लस प्रिंट मीडिया, ये पहले तो हमारे कान और आंख के तौर पे काम करते थे, अब हमारे मुंह के तौर पे भी यही काम करते हैं। हमारा जो मैसेज होता है वो भी आगे यही लेके जाते हैं। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर लिहाज से हमारे लिए एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, बिकॉज ये एक सवाल हमेशा होता है। मेरी प्रायोरिटी बड़ी सेटल्ड प्रायोरिटीज़ हैं जो मेरे जहन में है। सबसे पहला, और मैं अपने ऑफिसर्स को भी यही बताता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है रेट ऑफ स्टेट को इस्टेब्लिश करना, कि कानून की हुक्मरानी हो, स्टेट की हुक्मरानी हो। रेट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करना, ऑर्डर इस्टेब्लिश करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है पुलिस की। लेकिन वो करते हुए हम एक चीज़ का बहुत ख्याल रखेंगे कि हम रूल ऑफ लॉ, जो कानून की हुक्मरानी है, कि हर एक के लिए कानून बराबर हो और कानून की नज़र में हर एक बराबर हो, ये बहुत ज़रूरी है रेट एस्टैब्लिश करने के लिए। जहाँ पे ज्यादती होती है किसी के साथ भी, तो आप रेट नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। और जब हम ये दोनों करना चाहेंगे, रेट ऑफ स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहेंगे और हम कानून की हुक्मरानी को एस्टैब्लिश करना चाहेंगे यहाँ पे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम फ्री रजिस्ट्रेशन करें।
मैं आज तमाम जो SDPOs, DPO, RPO के साथ यहाँ बैठा हुआ था, इससे पहले भी जितनी मीटिंग्स हुई है, मैं इनको कहता हूँ कि हमारा एक ही 1 पॉइंट वो होना है जो पुलिस का काम है, उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप है। हम फ्री रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम पर्चे देंगे, हम इसके लिए फ्रंट डेस्क को एम्पावर करेंगे ताकि जो लोग जाते हैं उनके पर्चे हों। हमारे यहाँ ये एक बड़ा तासुर है कि जी झूठे पर्चे होते हैं। जब झूठा पर्चा हो तो उसका भी तरीका है, 182 करो, ठीक है, जो झूठा गवाह है, जो झूठा कंप्लेनेंट है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन उसकी वजह से लोगों के जेन्युइन कंप्लेंट्स को ना रोको, लोगों के पर्चे दो। और मैंने इनको ये कहा है कि आज तक कोई IG, कोई RPO, कोई DPO रजिस्टर्ड क्राइम बढ़ने की वजह से नहीं तब्दील होता, और वजूहात उसके होते हैं। और उसके लिए हमने जो तरतीब थी वो भी अब चेंज कर दी। हम इनसे पूछते हैं कि जो पर्चे आपने दिए थे उनका क्या बना। हम ये नहीं पूछते कि कितने पर्चे हुए हैं, क्योंकि जुर्म हम नहीं करते, मुजरिम करते हैं, मुजरिमों को पकड़ना हमारा काम है। सो उसको हम अब इनसे पूछते हैं। और जो चौथी बात है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपना एटीट्यूड ठीक करना। हमारे पुलिस का मसला ये है कि हम शहादतें भी दे रहे हैं, हम टेररिज्म में बेतहाशा, हमारी 1500-1600 पंजाब पुलिस की शहादतें हैं, एनकाउंटर्स में हम शहीद होते हैं, कोरोना में हमारे अफसर और जवान शहीद होते हैं, ठीक, काम करते हैं, रिकवरियां देते हैं, मुलजिम पकड़ते हैं, लोग हमसे फिर भी खुश नहीं हैं। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जब मैं इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, अपने गिरबान में झांक के देखता हूँ, तो जिस नतीजे पे मैं पहुँचता हूँ वो ये है कि इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा एटीट्यूड है। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। मैं बैठूं किसी से और बहस शुरू कर दूं तो मैं 10 बजे बता सकता हूं, DPOs, RPOs बैठे तो 10 बजे बता सकते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे अवाम के साथ हमारा राब्ता है, वो हमसे जो नाखुश है वो हमारे एटीट्यूड की वजह से खुश नहीं है। और उसमें जब मैं देखता हूं, मैंने KP पुलिस में भी नौकरी की, सिंध पुलिस में, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा तारीफ करते हैं KP की पुलिस की। मैं जब दोनों को कंपेयर करता हूं तो एक जो बहुत बड़ी वजह नजर आती है वो ये है कि जो सीनियर अफसरान का लोगों के लिए अवेलेबिलिटी है वो यहाँ कम है। वो अगर हम बढ़ाते हैं कि SDPOs, DPOs, RPO, एडिशनल IG ये आवाम के लिए अगर मौजूद होते हैं तो नीचे उसका असर होगा। एक और बात हम हमेशा करते हैं कि जी वो ऊपर वाले सारे बड़े अच्छे हैं, आपके जितने आप सारे हमारे साथी बैठे हुए, आप जब भी इंटरव्यू करते हैं आपको आम लोग यही बताते हैं कि जी सीनियर अफसर तो बहुत अच्छे हैं, नीचे हमें प्रॉब्लम है। उस अच्छे सीनियर अफसर का भी कोई फायदा नहीं जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे ना हो। अगर उसके दफ्तर में आवाम को पजीराई मिल रही है और उनके मसाइल हल हो रहे हैं तो नीचे भी होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो वो एक अच्छा सुपरवाइजरी अफसर नहीं है। मेरी ख्वाहिश कोशिश यही होगी कि जितने अरसे मैं यहाँ पे हूँ मैं इन चीज़ों पे काम करूँ, और अल्टीमेटली मेरी वो ये कि अगर हम 2, 4, 5% भी चीज़ों को मैं इम्प्रूव करा पाया तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा होगा। मैं ये वादा कहीं पर भी नहीं करता, ना क्लेम करता हूँ कि जी 10 दिन में, 2 महीने में, महीने में सारा कुछ चेंज होगा और साउथ पंजाब की पुलिस जो है वो स्वीडन की पुलिस बन जाएगी, नहीं होगी। लेकिन स्लाइट इंप्रूवमेंट अगर टाइम के साथ साथ आती रहे तो अल्टीमेटली बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरह साउथ पंजाब के लोग हैं इनके पुलिस में और वही पोटेंशियल है जो KP की पुलिस में है, क्योंकि माहौल बहुत हद तक एक जैसा है, वही तकरीबन ट्राइबल सेटअप है, वही कम्युनिटी का आपस में ताल्लुक है, वो सारा कुछ है। सो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा डेफिनेटली हमें वहाँ पे मिल जाना चाहिए। और साउथ पंजाब पुलिस में वो KP पुलिस के बाद पोटेंशियल है कि उसकी तारीफ की जाए और उसका अच्छे अल्फाज में जिक्र किया जाए। उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी बात भी हुई है, प्रेसिडेंट ने भी बात की है, रिसोर्सेज का बहुत कम होना। मैंने आते साथ ही जब मैं आया, तकरीबन मुझे कोई 2 महीने होने वाले हैं, तो हम जो भी चीज़ करें वो हम तमाम हालात, वाक़यात, फैक्ट्स को सामने रखकर अगर करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जो साउथ पंजाब हमारा है ये पंजाब का तकरीबन रकबे के हिसाब से आधा पंजाब है। पंजाब में 1,80,000 से ज़्यादा यूनिफॉर्म्ड फोर्स है। सो अगर रकबे के हिसाब से हो
तो हमारे पास 90,000 की नफरी होनी चाहिए। अगर हम आबादी के हिसाब से करें तो हम 1/3 हैं, तो 1,80,000 का 1/3 जो है वो 60,000 बनता है। लेकिन हम ग्राउंड पे इस वक्त कोई 27,000 के करीब मौजूद है साउथ पंजाब में। पूरे पाकिस्तान में अंग्रेजों ने, आपने बार बार पुलिस अफसरान से सुना होगा कि अंग्रेजों ने कहा था कि 450 लोगों के लिए एक पुलिस अफसर होना चाहिए। पंजाब, जो नॉर्थ पंजाब या टोटल पंजाब का हम जब देखते हैं तो कोई 570 लोगों के लिए एक पुलिस वाला है, और साउथ पंजाब का जब हम एवरेज निकालते हैं तो कोई 1580 लोगों के लिए एक पुलिस वाला है। दूसरी तरफ हम जब स्क्वायर किलोमीटर पे बात करते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने अफसर होने चाहिए, पुलिस अफसर होने चाहिए, तो सारे पंजाब में, सारे पाकिस्तान में वो तकरीबन कोई 1 पुलिस ऑफिसर पर स्क्वायर किलोमीटर बनता है। नॉर्थ पंजाब में वो कोई 1.5 के करीब बनता है, साउथ पंजाब में 0.29 बनता है। सो 6 गुना तकरीबन कम हमारी यहाँ पे उस हिसाब से नफरी है। मेरी कोशिश, ख्वाहिश यही होगी, और हमारे चूंकि गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्टेड है, हमारी खुशकिस्मती है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब से है, और हमारे ज़्यादातर जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं रूलिंग पार्टी के उस वक्त वो भी पंजाब से हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं। मुझे उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे और हम जो हक है साउथ पंजाब का वो ले पाएंगे। हम नॉर्थ पंजाब से नफरी लेने के उसमें नहीं, हम कहते हैं हमारी सीटें क्रिएट करो, हमारी आबादी हमारे रकबे के हिसाब से। और उसमें जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, पंजाब हुकूमत ने पहला बड़ा अच्छा स्टेप लिया। आपको पता है कि रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो अप्रूव हो गए हैं, जो अमेंडमेंट होनी थी, और साउथ पंजाब के लिए 30% डेवलपमेंटल बजट भी यहाँ आ रहा है। साथ ही साउथ पंजाब का होम डिपार्टमेंट, और होम डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड डिपार्टमेंट मेरा ऑफिस आ रहा है। सो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी कि हम लाहौर से मांगने के बजाय हम अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ से मांग रहे होंगे। जो हमारा यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट है हम उनसे बात कर रहे होंगे। सो उम्मीद मुझे यही है कि यहाँ बैठ के वो हमारे मसाइल को बेहतर तरीके से सुन सकेंगे और हल कर सकेंगे। मेरे ऑफिस का फ़ायदा क्या होगा? इमीडिएट वो ये फ़ायदा होगा कि यहीं पे साउथ पंजाब में पंजाब पुलिस के या साउथ पंजाब पुलिस के अफसरान के मसाइल हल होंगे। अवाम को भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम मसाइल हल नहीं कर सकते हैं तो फिर भी प्रायोरिटी पे हाई होंगे। वो कैसे हाई होंगे? एक आईजी साहब या एक चीफ सेक्रेटरी जो बैठे हुए नॉर्थ लाहौर में, उनके लिए रहीम यार खान या शेखुपुरा या कसूर एक जिला है 1 आउट ऑफ 36, 36 अजला में से एक जिला, तो वो उतना टाइम देते हैं उसको। हम जब मुल्तान में बैठे होते हैं तो हमारे लिए साउथ पंजाब का एक जिला 1 आउट ऑफ 11 है। सो हमारे पास 3 गुना ज्यादा टाइम होगा कि हम उसको प्रायोरिटाइज करें और हम उस पर टाइम भी सर्व करें, वक्त भी लगाएं और हम उनके लिए एफर्ट भी करें। सो मेरा दफ्तर इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही होगी कि ना सिर्फ हम रिसोर्सेज के लिए करें, हम बेहतर सुपरविजन दें लोकली। जो सुपरविजन पहले लाहौर से होती थी, जो मॉनिटरिंग पहले लाहौर से होती थी, मैं वहाँ एडिशनल आईजी ऑपरेशंस था, वहीं से बैठ के करता था, लेकिन 36 अजला की अब मैं मुल्तान में बैठ के उसको कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद यही है और पिछले 2 महीने का एक्सपीरियंस यही है कि इंशाल्लाह चीज़ें यहाँ पे जब हम करेंगे तो बेहतर होंगी, इंक्रीमेंटल चेंज होगा। अल्टीमेट एम एक सूबे का क़याम है, एक इंडिपेंडेंट सूबे का क़याम है, लेकिन ये उसकी तरफ फर्स्ट स्टेप है और बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो इंशाल्लाह उसमें आपका साथ हमें हासिल होगा। 1-2 मुख्तसर जुमले मुहर्रम का जिक्र हुआ है। मेरे विजिट के 2 मकासद थे। एक तो रहीम यार खान मेरा पहला विजिट, सो मैं यहाँ पे आके देखूँ, मिलूँ भी, पुलिस ऑफिसर से भी मिलूँ, आप लोगों से भी मिलूँ, थोड़ा सा इलाके का एक फील ले लूँ। दूसरा मकसद मुहर्रम उल हराम 2020 का हमारा यहाँ पे, और उसमें वहाँ से भी हम बार बार हमने मीटिंग्स भी की, उलमा कराम से भी हर लेवल पे मीटिंग हुई, थाना लेवल, सब डिवीज़न लेवल, डिस्ट्रिक्ट, रीजनल लेवल और हमारे लेवल पे भी। जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनसे भी हमारी बातचीत भी हुई, उनसे सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। जो SOPs हैं वो उनके साथ सिक्योरिटी के भी इशू किए गए हैं, डिस्कस भी हुए हैं, उनको बताया भी गया, उनसे सर्टिफिकेट्स भी लिए।
जो कोरोना वायरस के SOPs हैं वो भी उनको बताए गए हैं। मैं अभी एक आपका यहीं पे लोकली जुलूस को देख के भी आ रहा हूँ और बहुत अच्छे इंतजामात हैं। मैं एज ए पुलिस ऑफिसर 31 साल नौकरी हो गई है, बड़ा मुतमईन वहाँ से आया हूँ कि बहुत अच्छा बंदोबस्त है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करे, हम इसमें कामयाब भी होंगे। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है, हम कोई भी वायलेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई इनोवेशन नहीं होगी, कोई वायलेशन नहीं होगी, जहाँ होगी उसके खिलाफ एक्शन होगा। और तमाम पंजाब में हो रहा है, बशमूल साउथ पंजाब के। मुहर्रम में हमारे लिए जो हमारे अहले तशी हजरात हैं, लाइसेंस होल्डर्स, जो बाकी हमारे फिक्के के उलमा, वो भी लोग, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो आप लोग हैं। आप लोग अपना जो हिस्सा इसमें अमन में डाल सकते हैं वो बहुत बड़ा है। वो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, वो जो आग जलाई गई थी हमारे कैंपर को जलाने के लिए, और उसमें एक जानवर ऐसा था जो जिसकी हैसियत कोई नहीं थी लेकिन फूंके मार रहा था। सो वो हिस्सा डाल रहा था, और एक परिंदा ऐसा था जो चोंच में पानी लेके आ रहा था। अब उसके पानी से कोई फर्क शायद ना पड़ता, लेकिन वो उसका जवाब यही था कि मैं अपना हिस्सा तो डाल दूं ताकि मुझसे जब पूछा जाए तो मैं कहूं ये मैंने अपना हिस्सा डाला था अपने जुस्से के या अपनी हैसियत के मुताबिक। मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप लोग उस आग को तेज भी कर सकते हैं और उसमें आप वो जो परिंदे वाला रोल है पानी डालने वाला वो भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने साउथ पंजाब की मीडिया को अभी तक देखा है, जिन अजला में मैं गया हूँ, बहुत पॉजिटिव लोग हैं। सो मुझे उम्मीद यही है, मेरी ख्वाहिश यही है कि आप वो वाला रोल करें, आपको बुझाने वाला, उसमें हम सबकी बेहतरी है, हमारे मुल्क की बेहतरी है। इन अल्फाज के साथ मैं विल ओपन द हाउस। आप में से जिसने भी सवाल करना है, बेसिकली अगर पॉलिसी से मुताल्लिक़ हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं अच्छे तरीके से जवाब भी दे सकूंगा। सवाल एक तरफ से शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और एक सवाल एक ही दफ़ा अगर हो तो मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा जवाब। जी आसम सदीक साहब। देखिए, बात यह है कि जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 6 है हमारा, शायद आपकी नज़र से गुजरा भी हो, जो एडिशनल IG साउथ पंजाब के इख्तियारात को डिटर्मिन करता है। उसमें चूंकि चीफ ये जो RPO DPO की पोस्टिंग वो ज़ाहिर बात है लाहौर से होती है, सारे के सारे अफसर जो है वो SNGAD में पोस्ट होते हैं और वहाँ से फिर पंजाब पुलिस के हवाले होते हैं और उनकी पोस्टिंग तैनाती होती है। तो वहाँ पे चूंकि बल्क में अवेलेबल है तो वो डेफिनेटली वहीं से होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने यहाँ करना है तो ये म्यूजिकल चेयर होगा कि जी साउथ पंजाब में एक DPO को एक जिले से उठा के दूसरे और दूसरे से उठा के तीसरे और वहाँ से वापस हो, उसका वो नहीं है। जब आपके पास बिगर पूल होता है, ज़्यादा अफसर होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप फिर आपका सवाल होगा कि जी कमांड कंट्रोल कैसे होगा। एक तो पुलिस का बड़ा वर्टिकल हायरार्किकल हमारा स्ट्रक्चर है। सो हम रैंक पे चलते हैं जिस तरह फौज में होता है। कोई किसी ने कर्नेली लगाई हुई है, किसी ने ब्रिगेडियर का रैंक से, किसी के मेजर जनरल के हैं, किसी के लेफ्टिनेंट जनरल, और हमारा उस पर चलता है। सो हमारा सीनियरिटी की वो पोजीशन है और हम अपने सीनियर को वैसे ही जवाबदेह होते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके ACRs, बिकॉज हम में से हर एक की ख्वाहिश है कि हमने प्रमोट होना है। इन तमाम DPOs, RPOs, तमाम के RPO एंड बिलो तमाम के ACRs मेरे पास है। इनका जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो मैंने लिखनी है। सो इनकी नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो मेरे उस लिखे हुए ACR पे डिपेंड करती है। सो वो कमांड कंट्रोल का अपना हमारे पास मैकेनिज्म अवेलेबल है, और मेरे ख्याल में फिलहाल जब तक आगे ये चीज़ें नहीं चलती, इस स्टेज तक ये बहुत काफ़ी है। जी ऐसा लग सकता कैसे हैंडल करते हैं? आप दोनों ऑफिसर जो है वो
लगभग 3 दिन बैठेंगे या 3 दिन आप बैठते हैं या 3 दिन आप ऑल्टरनेट 3 डेज आप बैठेंगे। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जैसे कि हमारे असम साहब ने भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो आपने सारा उसको क्लियर कर दिया लेकिन ये जो लोगों का इम्प्रेशन होगा इससे तो आवाम को बजाय ज़्यादा प्रॉब्लम होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा आपने बताया कि इसका रूल और बिजनेस की भी मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने, लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूशन हैसियत क्या है कि कल पंजाब असेंबली का बिल पास नहीं हुआ, हुकूमत ये होगी तो क्या ये सोल पंजाब सेक्रेटरी प्लान रहेगा ये खत्म हो जाएगा? जी, आपके बेसिकली 3 सवाल हैं और अगर मैं बीच में भूल जाऊं तो मुझे याद जरूर दिलाना। आखिरी सवाल का मैं पहले जवाब दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत, कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत आपको सूबे के लिए चाहिए होती है बिकॉज उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आपने अमेंडमेंट करनी है और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ठीक, सो कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत तो वही है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आप जितने चाहे बना सकते हैं, विद इन द प्रोविंस आप बना सकते हैं। उससे पहले भी आपके जहन में अगर एग्जाम्पल हो तो गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, वहां एक चीफ कमिश्नर होते थे, एक आईजी होते थे और वो उसको चला रहे होते थे, कोई असेंबली नहीं थी, जीबी काउंसिल उसको चलाती थी। अब वही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाली हमारी फिलहाल की पोजीशन है और वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। जहां तक रूल्स ऑफ बिजनेस का ताल्लुक है, रूल्स ऑफ बिजनेस का जहां तक ताल्लुक है वो हमें चाहिए होते हैं पावर्स अथॉरिटी देने के लिए। आपने देखा कि जैसे पहले ज़माने में एक मिनिस्टर एजुकेशन होता था, उसके नीचे एक सेक्रेटरी एजुकेशन होता था, ये एक मिनिस्टर हेल्थ होता था, एक सेक्रेटरी हेल्थ होता था। अब एक सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है, एक सेक्रेटरी लोअर सेकेंडरी एजुकेशन है या एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ का अलग सेक्रेटरी है, वो एक ही मिनिस्टर को जवाब दें। ठीक, सो साउथ पंजाब का जो बनने जा रहा है वो यहाँ पे बैठेंगे सेक्रेटरीज फुल फ्लेज पावर के साथ और वो साउथ पंजाब के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। जो ACS है वो चीफ सेक्रेटरी के तमाम इख्तियारात साउथ पंजाब की हद तक इस्तेमाल करेंगे और उसमें बड़ी बहस हुई है। जो डिले भी हुआ वो शुरू में यही था कि जी एडिशनल सेक्रेटरीज बिठा दें या स्पेशल सेक्रेटरी बिठा दें और उसमें हमारी कंटेंशन ये थी कि इससे मसला हल नहीं होगा जब तक फुल फ्लेज एम्पावर्ड सेक्रेटरी नहीं बैठेगा, क्योंकि इख्तियार सेक्रेटरी का होता है। सो अभी अगर आप इवन असेंबली से अगर एक रेजोल्यूशन पास भी करा लें या बिल भी पास करा दें प्रोविंशियल असेंबली से, तो लीगल उसकी वो हैसियत नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो है नहीं। सो वो अभी रूल्स ऑफ बिजनेस की अमेंडमेंट हुई भी लोअर लेवल पे नहीं है, कैबिनेट की अप्रूवल से हुई है। रोल बैक का जहां तक ताल्लुक है वो मुझे नहीं लगता कि जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं साउथ पंजाब के लोग अब इसको रोल बैक करना चाहेंगे। मैं यहाँ के आवाम से मिला हूँ, यहाँ के मीडिया से मिला हूँ, यहाँ के पॉलिटिशियंस से मिला हूँ, पार्लियामेंटेरियन से मिला हूँ, मैं जो यहाँ हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है उससे मिला हूँ, यहाँ पे जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनसे मिला हूँ। हर बंदा इस चीज़ पे कन्विंस्ड है कि साउथ पंजाब का अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और अल्टीमेटली प्रोविंस होना चाहिए। इसमें आज तक मैं किसी ऐसे से नहीं मिला जो ये कहता है कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल डिवाइड भी इस पे बिल्कुल कोई भी नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहती कि नहीं साउथ पंजाब का नहीं होना चाहिए। सो रोल बैक का अब जिस स्टेज पे जिस जगह पे हम चले गए हैं उसके मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा। जहां तक बैठने का आपका दूसरा सवाल था, बात यह कि इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, हमारी अवेलेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज जहन में रखें, ACS का दफ्तर और एडिशनल IG के दफ्तर में थोड़ा सा फर्क है। हमारा 1 पॉइंट वो है लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन, हम एक फोर्स है जैसे मैंने कहा। तो एडिशनल IG जहां जाता है वो एडिशनल IG ही होता है। मैं अगर अभी RPO के दफ्तर में मैं अभी गया था और ऑर्डरली रूम मैंने किए DSP हेडक्वार्टर के दफ्तर में, सो वो दफ्तर एडिशनल IG का दफ्तर बन जाता है जहां पे हम बैठते हैं। ठीक, अच्छा, सो मैंने अपना दफ्तर मेन ऑफिस बनाया है मुल्तान में, मेरा कैंप ऑफिस है भावलपुर में और उसमें लोग दोनों दफ्तर हम चलाएंगे 6 days a week। उसमें बंदे भी होंगे, उसमें स्टाफ भी होगा, उसमें काम भी उसी तरीके से चलेगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश कोशिश यही होगी कि मैं ज़्यादा मूव करूं।
चीफ सेक्रेटरी या ACS का भी वही है। असल इंपॉर्टेंट चीज होती है डिपार्टमेंट। जो सेक्रेटरी होता है, लोगों का काम चीफ सेक्रेटरी, आप में से जितने लोग जाते हैं, अगर आप लाहौर भी जाते हैं तो आप सेक्रेटरी के साथ मिलते हैं, सेक्रेटरी हेल्थ के साथ आपका काम है, सेक्रेटरी एजुकेशन, आप चीफ सेक्रेटरी के पास कितने लोग जाते हैं या आपको कितनी दफा वो अवेलेबल होता है? नॉर्मली तो मीटिंग्स में ही उसका ज्यादातर टाइम गुजरता है। सो ACS का दफ्तर जहां भी हो, वो जहां भी मौजूद हो, असल चीज है काम होना। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना। आप देखते रहिए रोही।